हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज ना हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मुझे पता है, नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है, अजीबोगरीब नंबर्स और ग्राफ्स याद आते हैं। लेकिन मेरा यकीन करो, आज की क्लास के बाद आपको नंबर से प्यार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा चलो, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा सवाल। जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है कि विराट कोहली का एवरेज 50 है या किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 है, तो ये एवरेज और स्ट्राइक रेट ये आखिर है क्या? कभी सोचा है इस बारे में? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो स्टैटिस्टिक्स ही है। देखा, ये सब्जेक्ट हमारी लाइफ में हर जगह है, क्रिकेट के मैदान से लेकर हमारे फोन तक, बस हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। तो आज की क्लास का सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम इस डर को भगाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स बोरिंग है। फिर समझेंगे कि ये असल में है क्या चीज। उसके बाद देखेंगे कि आपके स्कूल में इसका क्या काम है। हम डेटा की दुनिया में गोता लगाएंगे, उसकी साफ सफाई करना सीखेंगे और आखिर में मैं बताऊंगी कि कैसे आप ग्राफ्स की मदद से डेटा की पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। रेडी हैं इस एडवेंचर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। सबसे पहले इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है। अरे ये तो एक खेल जैसा है, जिसके रूल्स एक बार समझ आ गए ना तो बहुत मजा आता है। तो सबसे बड़ा सवाल, स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या? अगर मैं इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो ये नंबर्स की मदद से कहानी सुनाने का एक जादू है। सच में बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशन, जिसे हम डेटा कहते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं, उसको आसान बनाते हैं और फिर उससे कोई काम की बात निकालते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं राम सर। वो थोड़े परेशान थे कि उनकी क्लास के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पिछले 3 साल के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा निकाला और उसे स्टडी किया। पता है क्या कंक्लूजन निकला? कि ज्यादातर बच्चे अलजेब्रा में कमजोर थे। बस प्रॉब्लम मिल गई। उन्होंने अलजेब्रा पर एक्स्ट्रा क्लासेस ली और अगले साल उनकी क्लास का रिजल्ट पूरे स्कूल में बेस्ट था। ये है स्टैटिस्टिक्स का कमाल। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे स्कूल में, हमारी पढ़ाई में ये कहाँ काम आती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टीचर्स इसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करती हैं। एवरेज मार्क्स निकालकर पता चलता है कि पूरी क्लास को कौन सा टॉपिक ठीक से समझ नहीं आया। इसके अलावा आईक्यू टेस्ट बनाने में, बड़ी बड़े कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस में और टीचिंग के नए तरीके ढूंढने में भी ये काम आती है। और हाँ, आपके रिपोर्ट कार्ड में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक आती है ना, वो भी स्टैटिस्टिक्स की ही देन है। चलिए, अब हम स्टैटिस्टिक्स के सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं, डेटा। जैसे सब्जी के बिना खाना नहीं बन सकता ना, बिल्कुल वैसे ही डेटा के बिना स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। ये उसका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल। अब डेटा भी 2 तरह का होता है। पहला है क्वालिटेटिव, जिसमें हम नंबर्स की नहीं, क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, या आप लड़के हैं या लड़की। दूसरा है क्वांटिटेटिव, जिसमें सीधा सीधा क्वांटिटी यानी नंबर्स की बात होती है, जैसे आपकी हाइट, आपका वेट या एग्जाम में मिले मार्क्स। एजुकेशन में ये दोनों तरह का डेटा बहुत जरूरी है। जरा इस स्क्रीन पर नजर डालिए। मान लीजिए ये मेरी क्लास के 30 स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स हैं। कुछ समझ आ रहा है? सब गड़बड़ लग रहा है ना? ऐसे बिखरे हुए डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं। क्या इस लिस्ट को देखकर आप झट से बता सकते हैं कि कितने बच्चे फेल हुए या कितनों के मार्क्स 80 से ऊपर है? मुश्किल है ना? यहीं पर डेटा को ऑर्गेनाइज करने या उसकी साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। और ये देखिए जादू, मैंने उसे बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरे टेबल में डाल दिया। इस टेबल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए, एक झलक में साफ दिख रहा है कि 13 स्टूडेंट्स यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 41 से 60 मार्क्स के बीच में हैं। देखा, सफाई करने से कितना आसान हो गया सब कुछ। चलिए अब इस सफर के सबसे मजेदार, सबसे कलरफुल हिस्से पर चलते हैं, ग्राफ्स। आखिर एक लंबी चौड़ी नंबर की लिस्ट से बेहतर तो एक खूबसूरत तस्वीर होती है ना? ग्राफ्स बिल्कुल वही काम करते हैं। ये है हमारा सबसे कॉमन दोस्त, बार ग्राफ। इसका नियम बहुत सिंपल है, जितनी ऊंची बिल्डिंग यानी बार, उतनी ज्यादा वैल्यू। इससे हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं। जैसे इस ग्राफ में हम क्लास के एवरेज मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों ने हिंदी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। अब मिलते हैं पाई चार्ट से।
मैं तो इसे प्यार से पिज्जा चाट बुलाता हूँ। जब हमें ये देखना हो कि एक पूरी चीज के कितने हिस्से हैं, तब ये सबसे बेस्ट है। जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि स्कूल के कितने % बच्चे बस से आते हैं, कितने साइकिल से, बिल्कुल पिज्जा के स्लाइसेस की तरह। ये है हिस्टोग्राम। देखने में ये बार ग्राफ जैसा ही लगता है, पर इसमें सारे बार्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कोई गैप नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज करते हैं, यानी ऐसा डेटा जिसमें कोई ब्रेक ना हो, जैसे कि स्टूडेंट्स की हाइट या वेट। और ये है हमारा आखिरी ग्राफ, लाइन ग्राफ। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें देखना हो कि कोई चीज समय के साथ कैसे बदल रही है, ऊपर जा रही है या नीचे। जैसे पिछले 5 सालों में आपके स्कूल में स्टूडेंट्स की गिनती बढ़ी है या कम हुई है। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें सीखी है ना, वो सब एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपने इस प्रोसेस को सीख लिया तो ये आपकी एक नई सुपर पावर बन जाएगी, जो डेटा से सही डिसीजन लेने में हमेशा आपकी मदद करेगी। इस सुपर पावर के 5 आसान कदम हैं। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन, यानी जानकारी इकट्ठा करो। स्टेप 2, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसे आसान बनाओ। स्टेप 3, डेटा प्रेजेंटेशन, यानी उसकी तस्वीर बनाओ, जैसे ग्राफ। स्टेप 4, डेटा एनालिसिस, यानी उस तस्वीर में कोई पैटर्न ढूंढो। और आखिरी स्टेप 5, इंटरप्रिटेशन, यानी उस पैटर्न का मतलब निकालकर कोई फैसला लो। जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल ने देखा कि लाइब्रेरी कम यूज हो रही है। उन्होंने डेटा देखा, एनालाइज किया और लाइब्रेरी की टाइमिंग बदल दी। रिजल्ट, लाइब्रेरी का यूसेज डबल हो गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मैथ्स की किताबों में बंद नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। आप जब YouTube पर व्यूज देखते हैं, Instagram पर लाइक्स चेक करते हैं, वेदर रिपोर्ट में बारिश का चांस सुनते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट की 4.5 स्टार रेटिंग देखते हैं, ये सब स्टैटिस्टिक्स ही तो है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है। ये आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझने की ताकत देती है। तो अगली बार जब कोई ग्राफ या डेटा देखें तो उससे डरिएगा नहीं, उसकी कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, पता है नाम सुन के थोड़ा टेंशन होता है, लेकिन मेरा प्रॉमिस है क्लास के एंड तक ये नंबर्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए और शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का गेम प्लान। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर डेटा का सेंटर यानी उसका दिल हम ढूंढते ही क्यों हैं। फिर हम मिलेंगे 3 सुपर दोस्तों से, मीन, मीडियन और मोड। उसके बाद आएगा असली चैंपियन, जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर हम इन सबको एक टीम बनाकर देखेंगे और हाँ, एंड में बारी आपकी होगी। रेडी है ना? लेट्स गो। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन सब की जरूरत ही क्या है? मतलब क्यों ढूंढना है हमें डेटा का दिल? चलिए इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। सोचिए, रिजल्ट आया है और घर पर आपसे सवाल हुआ, रिजल्ट कैसा रहा? अब आपके पास 2 जवाब है। पहला, मैं क्लास के 30 बच्चों में 17th नंबर पर आया। ओके, ठीक है। दूसरा जवाब, मेरे 75% मार्क्स आए जबकि पूरी क्लास का एवरेज 65% था। अब आप ही सोचिए कौन सा जवाब ज्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स दूसरा वाला, क्योंकि वो एवरेज अकेले ही पूरी क्लास की कहानी बता देता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हैं शर्मा जी, इनकी जूतों की दुकान है। अब उन्हें नया स्टॉक मंगवाना है, तो क्या वो 6 नंबर से लेकर 11 नंबर तक सभी साइज के 100 जोड़े मंगवा लेंगे? अरे नहीं, अगर ऐसा किया तो बिजनेस तो डूब जाएगा। उन्हें सिर्फ एक चीज जाननी है, सबसे ज्यादा कौन सा साइज बिकता है। बस वो एक नंबर उनके पूरे डेटा का दिल है, और इसी दिल को ढूंढने को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए अब मिलते हैं उन 3 खास दोस्तों से जो इस दिल को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। समझो, ये स्टैटिस्टिक्स के 3 मस्केटियर्स हैं। स्टाइल सबका अलग है पर मकसद एक ही है, डेटा को सिंपल बनाना। पहला दोस्त तो अपना पुराना यार है, मीन, जिसे हम बचपन से एवरेज के नाम से जानते हैं, है ना? इसका फंडा बड़ा सिंपल है। ये सबको एक साथ बुलाता है, सबको जोड़ता है और फिर सब में बराबर बांट देता है। बिल्कुल सीधा साधा दोस्त। देखिए कितना आसान है। मान लीजिए आपकी बहन के 5 टेस्ट के स्कोर्स हैं, 80, 75, 90, 85 और 70। स्टेप 1, सबको एक साथ जोड़ दीजिए, टोटल हो गया 400। ठीक है। स्टेप 2, टोटल कितने टेस्ट थे? 5,
तो 400 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आ गया जवाब 80। यही है मीन। इसलिए हम कहते हैं ऑन एन एवरेज उसके 80 मार्क्स आए। लेकिन इस दोस्त की ना एक छोटी सी कमजोरी है। जरा सोचिए, 5 दोस्तों की पॉकेट मनी है 50, 55, 60, 65 और एक दोस्त के पास है पूरे 500 रुपए। अब जब आप इनका मीन निकालेंगे ना तो वो आएगा 146। अब बताइए, क्या ये सच लग रहा है? बाकी सब बेचारों के पास तो 60 के आसपास है, बस उस एक 500 वाले ने पूरा एवरेज खराब कर दिया। यही है मीन की वीकनेस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे दूसरे दोस्त की, मीडियन। ये कहता है रुको, साइड हटो सब, मैं सब आराम से ठीक बीच वाली वैल्यू बताता हूँ। इसका काम है डेटा को एक लाइन में खड़ा करना और ठीक मिडिल वाले को पकड़ना। चलिए क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट देखते हैं। पहला काम, सबको हाइट के हिसाब से एक लाइन में लगाओ, छोटे से बड़ा। लगा दिया? ग्रेट। अब बस ठीक सेंटर में देखो कौन खड़ा है। हाँ, 152 सेंटीमीटर्स। बस यही है मीडियन। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब चलो वापस उस पॉकेट मनी वाली पार्टी में। नंबर्स को लाइन में लगाओ, 50, 55, 60, 65, 500। अब बताओ ठीक बीच में कौन है? एग्जैक्टली 60। देखा आपने, मीडियन पर उस 500 रुपए वाले का कोई असर नहीं हुआ। उसने बिल्कुल सच्ची तस्वीर दिखाई। इसीलिए कहते हैं ऐसी सिचुएशंस में मीडियन ही असली हीरो है। और अब मिलते हैं तीसरे और सबसे चिल दोस्त से, मोड। इसे कोई टेंशन नहीं है, ये बस ये दिखता है कि भीड़ में ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जो सबसे पॉपुलर वही मोड है। सिंपल, डेटा का फैशन ट्रेंड समझ लीजिए। तो अब असली सवाल, इन तीनों में से सही कौन है? बॉस कौन है? एक क्लास के मार्क्स देखिए। मीन कह रहा है 64, मीडियन कह रहा है 65 और मोड कह रहा है 70। अब क्या करें? सच तो ये है कि तीनों सही हैं अपनी अपनी जगह। वो बस एक ही फिल्म की कहानी 3 अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। मीन बता रहा है कि ओवरऑल क्लास कैसी है, मीडियन बता रहा है कि बीच वाला स्टूडेंट कैसा है, और मोड बता रहा है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। ओके क्लास, अब तक हमने डेटा का सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया, लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं, कहानी अभी बाकी है। अब मिलते हैं उस चीज से जो बताती है कि एक टीम में या डेटा में कितनी कंसिस्टेंसी है। तो वेलकम कीजिए द चैंपियन ऑफ कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए एक मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, और मजे की बात यह है कि दोनों का मीन स्कोर बिल्कुल सेम है, 70। तो क्या दोनों क्लासेस एक जैसी हैं? रुकिए, जब हम अंदर झांकते हैं तो क्लास ए के बच्चों के मार्क्स 65 और 75 के बीच में है, सब आसपास। लेकिन क्लास बी में जमीन आसमान का फर्क है, किसी के 40 हैं तो किसी के 95। देखा, मीन ने तो धोखा दे दिया। यही फर्क हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर है क्या? ये बेसिकली डेटा का फैलाव नापता है, यानी स्प्रेड। ये बताता है कि सारे डेटा पॉइंट्स अपने एवरेज से कितनी दूरी पर हैं। अगर ये नंबर छोटा है मतलब सब पास पास हैं, टीम कंसिस्टेंट है, जैसे राहुल द्रविड़। और अगर ये नंबर बड़ा है मतलब डेटा बहुत फैला हुआ है, टीम इनकंसिस्टेंट है, बिल्कुल उस T20 बैट्समैन की तरह जो एक मैच में सेंचुरी बनाता है और अगले 3 में 0 पर आउट। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन। पता है, फॉर्मूला देखकर थोड़ा डर लगता है, पर ट्रस्ट मी, इससे डरना नहीं है। हम इसको 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ देंगे। स्टेप 1, मीन निकालो। स्टेप 2, हर नंबर का मीन से डिफरेंस देखो। स्टेप 3, जो भी डिफरेंसेस आएं उनका स्क्वायर कर दो। क्यों? ताकि माइनस के साइन हट जाएं। स्टेप 4, अब उन स्क्वायर्स का मीन निकालो, इसको वेरिएंस कहते हैं। और लास्ट स्टेप, उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, बस। और जब हमने इन सब स्टेप्स को फॉलो करके स्क्वायर रूट निकाला तो एक जादुई नंबर आया 7.07। तड़ा! अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्लास में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स अपने मीन स्कोर से यानी 70 से लगभग 7 मार्क्स ऊपर या 7 मार्क्स नीचे हैं। अब हमें कंसिस्टेंसी का एक सॉलिड नंबर मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास सारे हथियार हैं, मीन, मीडियन, मोड और हमारा चैंपियन स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए अब देखते हैं कि एक स्मार्ट टीचर मिस्टर गुप्ता इन सभी टूल्स को एक साथ यूज करके अपनी क्लास की पूरी कहानी कैसे समझते हैं।
ये देखिए मिस्टर गुप्ता की सीक्रेट रिपोर्ट। मीन 68.75 बता रहा है कि ओवरऑल क्लास ठीक ठाक है। चलो ठीक है। मीडियन 69 बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड है, आधी क्लास ऊपर आधी नीचे। लेकिन असली खुलासा किया मोड ने। क्लास में दो मोड हैं, 65 और 75। इसका मतलब क्लास में दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं, एक 65 वालों का और एक 75 वालों का। इंटरेस्टिंग है ना। और स्टैंडर्ड डिविएशन 12.5 बता रहा है कि स्कोर्स में ठीक ठाक फैलाव है। तो अब इन नंबर्स से मिस्टर गुप्ता क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। उन्हें एक क्लियर प्लान मिल गया। पहला, वो 65 मार्क्स वाली ग्रुप को एक्स्ट्रा हेल्प देंगे। दूसरा, वो अपनी टीचिंग ऐसी बनाएंगे जिससे सब बच्चे साथ में आगे बढ़े और ये फैलाव कम हो। और क्योंकि मीन अच्छा है तो वो अपना मेन तरीका जारी रखेंगे। देखा, नंबर्स ने उन्हें टीचर से सुपर टीचर बना दिया। तो मेरे दोस्तों, बहुत हो गई थियरी, अब आपकी बारी है। ये सारे पावरफुल टूल्स अब आपके हाथ में हैं। और याद रखिए, सिर्फ सीखना काफी नहीं है, अब इनको यूज करने का टाइम है। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर जाकर अपने पिछले 5 टेस्ट के मार्क्स निकालो और उनका मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो। अपनी परफॉर्मेंस का एक्सरे खुद करो। देखो आपका डेटा आपके बारे में क्या कहानी बताता है। क्या आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो? कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अपने रिजल्ट के डॉक्टर खुद बनो। तो हमेशा याद रखिए, नंबर्स कभी बोरिंग नहीं होते। हमारा उन्हें देखने का तरीका बोरिंग हो सकता है। इन्हें अपना दोस्त बनाइए और ये आपकी जिंदगी में बहुत मदद करेंगे। चलो भाई, आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है रिश्तों की, जिसे फैंसी लैंग्वेज में कहते हैं कोरिलेशन। अब ये नाम सुन के डर मत जाना। ये बस ये समझने का एक तरीका है कि दुनिया में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे हैं, जैसे गर्मी और आइसक्रीम का रिश्ता। चलो देखते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। जब गर्मी बढ़ती है तो आइसक्रीम की सेल का क्या होता है? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही, सेल एकदम आसमान छूने लगती है। और इसका उल्टा सोचो, जब सर्दी बढ़ती है तो स्वेटर की सेल, वो भी बढ़ जाती है। देखा, मैं कहता था ना, आप सबको पहले से ही कोरिलेशन पता है, बस आज हम उसे नाम दे रहे हैं और ठीक से समझ रहे हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप, अपना लेसन प्लान। इन 5 सिंपल स्टेप्स में हम कोरिलेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, प्रॉमिस। चलो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। रेडी? ओके, तो आगे हम सेक्शन 1 पर, रिश्तों की कहानी। सबसे पहले, आखिर ये कोरिलेशन है क्या भला? आइए इसे आसान बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कोरिलेशन का मतलब है दो चीजों के बीच का कनेक्शन, उनका रिश्ता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, राज। मैंने नोटिस किया, जब राज ज्यादा टीवी देखता है तो उसके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, और जैसे ही उसकी मम्मी टीवी बंद करवा देती हैं, उसके मार्क्स सुधर जाते हैं। बस टीवी देखने और मार्क्स के बीच का यही कनेक्शन, यही रिश्ता कोरिलेशन कहलाता है। सिंपल। तो अब जब हमें ये रिश्ता समझ आ गया है, तो चलो देखते हैं कि ये रिश्ते कितनी तरह के होते हैं। सेक्शन 2 में हम देखेंगे इसके 3 मेन टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। आइए पता करते हैं। पहला टाइप है पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें ना दोनों दोस्त बिल्कुल पक्के हैं, एक साथ चलते हैं। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा। जैसे जितने ज्यादा घंटे पढ़ोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टडी आवर्स ऊपर, मार्क्स भी ऊपर। बिल्कुल ऐसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हों। दूसरा टाइप है इसका बिल्कुल उल्टा, नेगेटिव कोरिलेशन। यहां एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जैसे राज वाले एग्जाम्पल में, टीवी देखने का टाइम बढ़ेगा तो मार्क्स कहां जाएंगे? हाँ, नीचे आएंगे। एक ऊपर तो दूसरा नीचे, बिल्कुल सीढ़ी उतरने जैसा। और तीसरा, सबसे मजेदार, जीरो कोरिलेशन। मतलब इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। एक बार मेरा एक स्टूडेंट बड़े कॉन्फिडेंट से बोला, सर मैं जब भी ब्लू शर्ट पहनता हूं ना, मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आते हैं। मैंने हंसकर कहा, बेटा ये कोरिलेशन नहीं, ये कोइंसिडेंस है। भला शर्ट के रंग का मार्क्स से क्या कनेक्शन है ना? तो चलो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। पॉजिटिव मतलब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जैसे पढ़ाई और मार्क्स। और नेगेटिव मतलब एक दूसरे के दुश्मन, जैसे मोबाइल गेम्स और पढ़ाई पर फोकस। आसान है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक हमें पता चल गया कि रिश्ता पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन अब सवाल यह है कि ये रिश्ता कितना गहरा है, दोस्ती पक्की है या कच्ची। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए है हमारा सेक्शन 3।
देखो, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स में एक जादुई नंबर होता है जिसे हम कहते हैं R, यानी कॉरिलेशन कोफिशिएंट। ये बस एक छोटा सा नंबर है -1 और +1 के बीच में, लेकिन ये रिश्ते की पूरी कहानी बता देता है कि रिश्ता कैसा है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, और कितना मजबूत है। इस स्केल को ध्यान से देखो। अगर R+1 है तो ये जय वीरू जैसी दोस्ती है, बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव। अगर -1 है तो टॉम एंड जेरी जैसी परफेक्ट दुश्मनी, यानी परफेक्ट नेगेटिव। और 0 का मतलब हम आपके हैं कौन, कोई रिश्ता नहीं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, -0.8 उतना ही स्ट्रांग रिश्ता है जितना +0.8। माइनस साइन का मतलब कमजोर बिल्कुल नहीं होता, बस रिश्ते की डायरेक्शन अलग है। गॉट इट? अब हम आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर। सेक्शन 4, द गोल्डन रूल। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि 99% लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। एक बात सोचो, गर्मियों में आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती है और स्विमिंग पूल्स में डूबने के हादसे भी बढ़ जाते हैं। दोनों चीजों में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? सोचो कितनी अजीब बात है। बिल्कुल नहीं। तो यही है वो गोल्डन रूल। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो। कॉरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। बस इसलिए कि दो चीजों में कनेक्शन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक चीज दूसरी की वजह से हो रही है। तो फिर असली वजह क्या है? यहां एक तीसरा विलन छुपा हुआ है, एक हिडन फैक्टर, और वो है गर्मी। सोचो, गर्मी की वजह से लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और गर्मी की वजह से ही लोग ज्यादा स्विमिंग करने जाते हैं। तो आइसक्रीम और डूबने दोनों का असली कारण गर्मी है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। समझ आया? चलो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब ठीक है, सीख तो लिया, पर इसका असली जिंदगी में, हमारी पढ़ाई में क्या काम है? आइए देखते हैं इसका फायदा क्या है। ये टेबल देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर स्टडीज बताती हैं कि ब्रेकफास्ट और क्लास में कंसंट्रेशन के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब मिड डे मील जैसी स्कीम्स जरूरी हैं। अगर अटेंडेंस और रिजल्ट में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो हम बच्चों को रोज स्कूल आने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर मोबाइल स्क्रीन टाइम और होमवर्क कंप्लीशन में नेगेटिव कोरिलेशन दिखे, तो हम पेरेंट्स को डेटा के साथ समझा सकते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना क्यों जरूरी है। देखा कितना पावरफुल टूल है ये? तो चलो 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। रेडी? हमने सीखा कोरिलेशन मतलब रिश्ता। इसके 3 टाइप हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसकी ताकत हम R वैल्यू से नापते हैं। और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, कोरिलेशन को कॉजेशन समझने की गलती कभी मत करना। तो अब क्लास खत्म होने से पहले सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अपने पिछले 5 टेस्ट के मार्क्स एक पेपर पर लिखो और उनके सामने लिखो कि उस टेस्ट के लिए कितने घंटे पढ़ाई की थी। देखो, क्या आपको कोई कनेक्शन, कोई पैटर्न दिखता है? यकीन मानो, जब खुद करके देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ खत्म, लेकिन याद रखना, असली सीखना अब शुरू होगा। जब आप कॉरिलेशन को समझने लगोगे तो आपको दुनिया में हर जगह, हर चीज में कनेक्शंस दिखने लगेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।